नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं संजय पुगलिया और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एफडीआई अगर आए रिटेल सेक्टर में तो इससे हमको फायदा होगा या नुकसान। जब से सरकार ने अपने फैसले का ऐलान किया कि विदेशी निवेश को हम इजाजत देंगे कि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स, हाइपर मार्केट्स यहां खोल सकते हैं, एक हंगामा मचा हुआ है। सरकार नोटिफिकेशन नहीं ला पा रही है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है और बहुत सारे विवाद खड़े हो गए हैं। हम अपने मेहमानों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिटेल में अगर विदेशी पैसा आता है तो इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता संजय निरुपम। हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं देश में नौकरी दिलाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टीम लीज के सीईओ मनीष सभरवाल। उनसे हम जानेंगे कि रिटेल में एफडीआई आने से नौकरी के कितने मौके पैदा होंगे या मौके गंवाएंगे हम। और साथ में है वजीर एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हरमिंदर साहनी। साहनी जी रिटेल सेक्टर पर पैनी नजर रखते हैं और रिटेल कंपनियों को सलाह देते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल संजय जी आपसे, बड़ी मुश्किल से रिफॉर्म का एक कदम उठाया और एग्जीक्यूटिव फैसला था, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। बीजेपी विरोध कर रही है और आप एक नोटिफिकेशन नहीं ला पा रहे हैं। आप कह नहीं रहे हैं कि रोल बैक कर लिया, लेकिन आप लागू भी नहीं कर पा रहे हैं। कब लागू होगा? नहीं, अभी भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है और जब निर्णय लिया है तो बिल्कुल इस फैसले को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी लाया जाएगा। और नोटिफिकेशन लाते समय अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक संरक्षण देने के लिए जो सेफगार्ड की जरूरत पड़ती है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अचानक एक रिटेल के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जब वो सरकार में थे तो तमाम उदारवादी कार्यक्रम चल रहे थे, आर्थिक सुधार के कार्यक्रम चल रहे थे, तमाम निजीकरण के कार्यक्रम चल रहे थे, विनिवेश के कार्यक्रम चल रहे थे, इंश्योरेंस सेक्टर का वो हो रहा है, क्या नाम है, विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी जा रही है, टेलीकॉम सेक्टर में अनुमति दी जा रही है, एयरलाइन सेक्टर में अनुमति दी जा रही है। आज बीजेपी ने शुद्ध पॉलिटिक्स करने का एक निर्णय ले लिया है। इससे अंततः लोगों को लाभ होगा, इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा आने वाले 3-4 वर्षों में और मिनिमम 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी को करना पड़ेगा अगर वो यहां कोई विदेशी कंपनी निवेश करना चाहती है। तो जो रिटेलर्स की एक जो चिंता निकल के आ रही है, मेरा अनुभव यह है कि पिछले 10 वर्षों से देशी सुपर बाजार का एक कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया। मुंबई में जितने भी सुपर बाजार खुले उनकी वजह से कोई रिटेलर आज तक अपनी दुकान बंद करके घर नहीं गया है। सारे के सारे रिटेल के धंधे भी चल रहे हैं। दूसरा, अगर विदेशी कंपनियां आती भी हैं तो ये बड़े जब आउटलेट खोलेंगे तो ये कोई शहर के बीचों बीच नहीं खोलेंगे। और तीसरा, ये रूरल एरिया में जा ही नहीं रहा है, छोटे छोटे राज्यों में नहीं जा रहा है। हमारे केरल के एक साथी ने विरोध किया है, उनको मालूम नहीं कि केरल में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो केरल के ऊपर कहीं प्रभाव नहीं हो रहा। लेकिन 2-3 राज्यों के विरोध का मतलब ये नहीं कि जिन राज्यों को की इच्छा है कि ये आइडिया आना बिल्कुल ठीक है, राज्य में उनकी इच्छा को मार दिया जाए। संजय जी बिल्कुल ठीक है। आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि स्टेक होल्डर्स के जो कंसर्न हैं उसके और सेफगार्ड आ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में फैसला होने के बाद उसके पहले कंसल्टेशन हो चुका था, अभी भी पूरी गुंजाइश है कि कुछ नए प्रोविजन जुड़ जाएं, कुछ मॉडिफिकेशन आ जाएं, जैसे कि एसएमई का क्लैरिफिकेशन आया। तो आप ये बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि कुछ बदलाव अभी भी संभव हैं, सब कुछ फ्रीज नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये जो पॉलिसी मेकिंग है ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। इन नीति को नोटिफिकेशन के बाद भी इसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित की जा सकती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब चूंकि क्या है बेसिकली ये है क्या, ये एक नया बिजनेस आइडिया है। ये जो फॉरेन सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट है इसके तहत के हाई वॉल्यूम और लेस मार्जिन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, यानी सस्ते में अपने उपभोक्ताओं को माल उपलब्ध कराएंगे एक, और दूसरी बात इनका सीधे फार्म गेट से लेकर के सीधे अपने तक एक डायरेक्ट कंज्यूमर का एक लिंक बनता है। तो ऐसे में चीजें सस्ती हो जाती हैं और फार्मर को डायरेक्ट एक एक्सेस मिलता है और बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता है। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति निकल के आता है, कोई स्टेक होल्डर निकल के आता है कि साहब हमारा इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है या हमारा रोजगार चला गया है, तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाए, इस दिशा में आगे निश्चित तौर पर प्रयास होगा और करना भी चाहिए। और सरकार इतनी संवेदनशील है इन विषयों को लेकर के। जी मनीष, इस विषय पर पॉलिसी के लेवल पर और ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे में आप बहुत साफ राय रखते हैं। अभी का जो पूरा एक डेडलॉक खड़ा हो गया है, इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? ये एक मिसमैनेजमेंट मान लें और आपको लगता है कि एक कुछ दिनों में कंसेंसस आ जाएगा या ये अभी दिक्कत में फंसने वाला है?
नहीं, कंसेंसस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका मतलब है कि हर महीने अगले 20 साल के लिए 10 लाख बच्चे लेबर फोर्स में आएंगे। ये लेबर फोर्स में जो 10 लाख बच्चे हर महीने आएंगे, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ 12% है हमारे लेबर फोर्स की। अब चाइना में 50% है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इंडिया का मॉडल अगर चाइना से अलग इवॉल्व हो रहा है तो वो सर्विस जॉब्स हैं, और रिटेल सबसे ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब है। मतलब जो चाइना में लोग फार्म से निकले वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में गए, इंडिया में जो लोग फार्म से निकल रहे हैं वो रिटेल, सेल्स और कस्टमर सर्विस में जा रहे हैं। तो जो भी इशू है अभी वो तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा उसके स्पेसिफिक्स, लेकिन इसको खोलने के बिना हमारा या तो फूड इन्फ्लेशन भी कम नहीं होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जितने जॉब्स जो यूथ के लिए चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन उसके लिए। बिल्कुल, ये जो डर है जिस पर सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों को आ रहा है कि छोटे दुकानदारों को, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल को तकलीफ आएगी, इस आर्गुमेंट में कितना मेरिट आप देखते हैं मनीष? ये तो अनदेखा भय है। अरे जब पिछले 5 साल से अंबानी और गोइंका और जितने इंडियन लार्ज बिजनेसमैन हैं वो उन छोटे दुकानदारों के आगे नहीं पहुंच पाए, सारे रिटेल चेन्स लॉस में हैं, तो फिरंग चेन जो ब्रिटिश और फ्रेंच और जर्मन चेन्स हैं उनको भी छोटे दुकानदार का वैल्यू प्रोपोजिशन बड़े दुकानदारों से अलग है, उनका कस्टमाइजेशन है बहुत। इंडिया का रिटेल मार्केट यूएस रिटेल मार्केट से बहुत अलग है, क्योंकि हमारे सिटीज अलग तरह से डेवलप हुए हैं, हमारे पीपल के हैबिट्स अलग हुए हैं, हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड वैल्यू प्रोपोजिशंस अलग हैं। तो नेट जॉब लॉसेस नहीं होने वाले हैं। इस एक अच्छी चीज इससे निकलेगा कि थोड़ी सी जॉब शिफ्टिंग होगी, अगर होगी, फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू द फॉर्मल सेक्टर, बट लोगों के लिए कोई नेट जॉब क्रिएशन होगा। और मोस्ट छोटे दुकानदार हैं, उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन बड़े दुकानदार मैच नहीं कर सकते हैं। तो अब दोनों तरफ से, छोटे दुकानदारों की तरफ से और एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, ये देश के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। जी बिल्कुल, चूंकि यहाँ पर हम लोगों की राय करीब करीब एक जैसी होती हुई दिख रही है, इसलिए साहनी जी मैं आपकी राय जानने के पहले ये साफ कर दूं कि मुझे ही थोड़ा सा इसका जो क्रिटिकल पोजीशन है उसको आपके सामने रखना पड़ेगा। डर ये है कि करियर की स्टडी कराई गई और कहा गया कि जब से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, देसी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आया, तब से 16% बिक्री कम हुई है छोटे दुकानदारों की। इस आंकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आंकड़ा थाईलैंड का है, जहां पर कि छोटे दुकानदारों का एक तरीके से बड़े पैमाने पर उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए आप चूंकि रिटेल के, बड़े वाले रिटेल के एक्सपर्ट हैं, आप इस डर में कोई दम नहीं मानते क्या कि छोटे दुकानदारों को तकलीफ आएगी? सबसे पहली बात ये कि कहना कि 16% उनकी बिक्री कम हो गई है या उनकी कमाई कम हो गई है, वो बात मानना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आज भी जो बड़ा रिटेल है, ऑर्गेनाइज रिटेल, वो 7-8% से ज्यादा नहीं है, और ये भी 4% से बढ़ के 8% पे अभी पिछले 5 साल में आया है। और उस दौरान अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी जो है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी अगर देखें तो 8 से 9% ग्रो कर रही है लगातार। तो 16% का ड्रॉप अगर ओवरऑल किसी एक दुकानदार की अगर कमी आई है वो एक अलग बात है, कि उसके बिल्कुल बगल में एक दुकान खुल गई या 4 दुकानें खुल गई, नहीं आके वो कोई भी दुकानें हो सकती थी। पहले तो जगह होनी चाहिए और फिर डिमांड होनी चाहिए। तो एक तो ये नंबर, ओवरऑल नंबर अगर देखे जाए तो ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि अनऑर्गेनाइज का शेयर जो है, चाहे वो 4% कम हुए, लेकिन टोटल मार्केट जो है वो कम से कम 20 से 30% बढ़ गई है पिछले उन्हीं 5 सालों के अंदर। तो टोटल नंबर कम नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है उन्होंने कैसे देखा है, क्या सैंपल सर्वे किया है। ये बात मानने की है कि छोटा रिटेलर आज जिस तरह से एग्जिस्ट करता है, जितने काम वो करता है, 5 से 6 हजार आइटम एक किराना वाला रख के अपनी दुकान में बेचता है। बड़ा रिटेल जब आएगा, ये नंबर उसकी दुकान में कम हो जाएगा, उसकी दुकान सुधर जाएगी, उसकी दुकान साफ सुथरी हो जाएगी। आप ये देखेंगे, बॉम्बे में देखिए, दिल्ली में देखिए, गुड़गांव जैसे शहर में जाकर देखिए कि जो छोटा सुपरमार्केट है वो कम आइटम रखता है, लेकिन उसकी कमाई में कोई कमी नहीं आई, कमाई एक्चुअली उसकी बढ़ी है। क्योंकि कुछ आइटम जो होलसेल में लोग जाके रिलायंस स्मार्ट से लेना चाहते हैं, उसने उस आइटम को छोड़ दिया कि आटा, दाल, चावल जो उसको लेना है वो लोग वहीं से लेंगे, क्योंकि बड़ा पैकेट मिल रहा है, कुछ सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके लिए अभी भी छोटे दुकानदार के पास ही लोग जा रहे हैं, और उसके लिए उसकी सर्विसेज जो हैं वो उसको रिप्लेस करना मुश्किल, कहना तो मुश्किल तो है ही है, लेकिन उसको करने की कोई कोशिश भी क्यों करेगा? इतने बड़े रिटेलर जो बाहर से आ रहे हैं, वो सब के सब जो बाहर से आ रहे हैं, उनका ये काम ही नहीं है। और जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल रीमॉडल करना होगा, कि जैसा आपने कहा कि स्टॉक में कई चीजें वो न रखेंगे बल्कि कंसोलिडेट करेंगे और अपनी एक्सपर्टीज और ये अपना कंसोलिडेटेड फोकस जो है वो बनाएंगे। चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के नेता तरुण विजय, जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जो सबसे ज्यादा विरोध कर रही है इस वक्त वो पार्टी बीजेपी है। हम समझना चाहेंगे कि उनकी आपत्ति
आपत्तियां क्यों इस तरह की हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।